बीजेपी की मंशा पर सीएम के बोल, भाजपा बिगाड़ रही प्रदेश का माहौल। क्या बीजेपी पहुंचा रही सूबे की फिजा को नुकसान, या बयान है सियासत का सामान? जी हां, एक बयान और मच गया घमासान। आरोप संगीन था तो सियासत भी तेज होने लगी। सपा ने बीजेपी पर माहौल खराब करने के आरोप लगाए तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए सपा पर ही निशाना लगा दिया। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में कांग्रेस ने दाव मारा कि ये दोनों तो मिले हुए हैं। हालांकि फिलहाल तो बीजेपी पर लगा है प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप। बीजेपी की मंशा पर सीएम के बोल, भाजपा बिगाड़ रही प्रदेश का माहौल। क्या बीजेपी पहुंचा रही सूबे की फिजा को नुकसान, या बयान है सियासत का सामान? जी हां, सवाल यही है कि क्या बीजेपी सचमुच फिजा को नुकसान पहुंचा रही है या फिर ये बयान सियासत का सामान है। दरअसल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी की सोच साफ नहीं है, बल्कि बीजेपी प्रदेश का माहौल बिगाड़ती है। अब सवाल ये है कि ये हकीकत है या सिर्फ कोरी सियासत। ऐसा राजनीतिक दल है, मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है। उस सोच के लोगों ने, और वो सोच कहीं भी हो सकती है। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के इस बयान के पैमाने ने प्रदेश की परिधि नाप ली, और इस नाप तोल में जो नतीजा निकला वो ये कि बीजेपी की मंशा खराब है, सोच में खराबी है बीजेपी की, और ये सोच ही लगा रही है प्रदेश के माहौल में पलीता। अब ये तो सियासत का सेब खाकर सेहत बनाने वाली बात हो गई। चलिए सीएम साहब के शब्दों को एक बार फिर अपने कानों में घोल लीजिए कि आखिर कौन घोल रहा है फिजा में जहर। एक ऐसा राजनीतिक दल है, मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है। उस सोच के लोगों ने, और वो सोच कहीं भी हो सकती है। मुखिया अखिलेश जी के आरोपों से बीजेपी की आत्मा आहत हो गई। अब आरोपों के तीर सीधे सीने को छलनी कर रहे हों तो भला बीजेपी वाले कैसे सहते, और क्यों सहते? बात गरिमा की थी, गिरेबान तक पहुंच गई। कह दिया कि सपा नहीं करेगी तो सूबा सुकून से रहेगा, बीजेपी की माने तो हमें तिल भर मोह न रत्ती भर माया। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा माहौल खराब बीजेपी ने किया है। अगर समाजवादी पार्टी इस प्रदेश का माहौल नहीं खराब करेगी तो मुझे लगता है कि और कोई नहीं खराब कर सकता है। इस नाते केवल समाजवादी पार्टी के रक्षा कवच बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। बीजेपी तो हमेशा उनके अच्छे कार्यों को भी उनको सहयोग देती है, बशर्ते वो ले सकने की स्थिति में अपने को सक्षम पाते हो। ये राजनीति का आंवला है जिसके फायदे हजार हैं, नुस्खे का नुकसान तो बाद की बात है। कांग्रेस ने कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे की तरह सामने सवाल खड़ा कर दिया। सीएम जानकर भी अनजान क्यों बन रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? जिस सूबे का मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी जिसे हो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दंगा फैलाना चाहती है, उसके बावजूद भी दंगे पर नियंत्रण न कर पाता हो, इसे अकर्मण्यता ही कहा जाएगा। अच्छा हो कि मुख्यमंत्री जी इसकी चीज की गंभीरता को अगर समझते हैं, गंभीरता से लेते हैं, तो इन पर नियंत्रण स्थापित करें। अन्यथा ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं। बहरहाल ऐसा लगता है जैसे सूबे की सियासी महफिल में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है, और बेचारी जनता इन राजनीतिक जुगालियों की सिर्फ श्रोता बनती जा रही है। वहीं मुखिया अखिलेश यादव के शब्दों से सूबे की सियासी गलियों का माहौल गरमाने लगा है, और ये सवाल भी शोर कर रहा है कि ये हकीकत है या सिर्फ सियासत, क्योंकि सभी शिद्दत से लगे हैं अपनी अपनी सियासत में। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो अब सवाल यही है कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्या वो सच है, क्या उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, या फिर ये जो बयान है वो सिर्फ सियासत का सामान है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, क्यों लगातार बीजेपी पर दंगों के आरोप लगते आ रहे हैं? क्यों अब सूबे के मुख्यमंत्री निसंकोच कह रहे हैं कि बीजेपी सूबे का माहौल खराब कर रही है?
देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये बयान जी उनकी छटपटाहट, उनकी हताशा को दर्शा रहा है। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश की नौकरशाही पर, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर श्रीमान अखिलेश यादव जी का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, कोई लगाम नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की आज जो दुर्दशा है, मुरादाबाद में पुलिस पर फायरिंग की गई है अपराधियों द्वारा, और बदायूं में एक इनका पुलिस अफसर, बुलंदशहर में पुलिस अधिकारी गरीब से पैसा लूट रहा है। जी देखिए, पुलिस की जब इस प्रकार की छवि होती है, अपराध को नियंत्रित करने में पुलिस का जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए ये आरोप मढ़ने का काम केवल मुख्यमंत्री ने आज किया है। जी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, इस बात को जान रही है कि किस प्रकार से सत्ता के नियंत्रण खो देने के कारण ही आज उत्तर प्रदेश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। अरुण प्रकाश जी, ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया हो कि बीजेपी दंगे कराती है, बीजेपी सूबे का माहौल बिगाड़ रही है, और आज एक बार फिर उन्होंने यही आरोप लगाया है कि बीजेपी की मंशा साफ नहीं है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ही दंगे से है। जी भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री जी को देर में समझ में आ रहा है, और इनके पिताजी को भी देर में समझ में आया। जब मेरठ में दंगे हुए थे, कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी वहां गए थे, उन्होंने पहले भी इंगित किया था कि भारतीय जनता पार्टी ये दंगे करा रही है। जी उत्तर प्रदेश का ही माहौल नहीं खराब किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चाल है और राजनीतिक रूप से रोटी सेकती है। इसने गुजरात से जो काम रिसर्च शुरू किया था, अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले जो इसने किया, और आप देख रहे होंगी गायत्री जी कि जिस तरीके से बवाना में, त्रिलोकपुरी में, अभी दिल्ली में चुनाव होना है, और उस चुनाव के पहले ही कल तक पूरी दिल्ली, जो अमिताभ भाई जानते हैं कभी भी सांप्रदायिक दंगों से नहीं जूझती थी, उस दिल्ली को भी अब सांप्रदायिकता के रंग में रंगने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को अगर ये याद आ गया है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिन्होंने दंगे कराए, आज सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जी वकार साहब, दो सवाल आपके पास। एक तो वही जो कांग्रेस उठा रही है कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं रोकती है, कार्रवाई क्यों नहीं करती है। दूसरा सवाल ये कि आप आरोप ही लगाते रहेंगे, कभी कार्रवाई भी करेंगे? गायत्री जी, त्रिपाठी साहब ने जो कहा वो भी मैंने सर झुका के सुना बहुत शांति से, और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा वो भी बहुत सर झुका के सुना। अब जवाब देने की बारी है। त्रिपाठी जी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, पुलिस पर सवाल उठाया, तो मैं बहुत फख्र से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा है जहां पर आज तक 15-15 आईपीएस जेल नहीं गए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां पर आज तक कभी किसी आईपीएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप नहीं लगाया कि इनकी वजह से मुझे निहत्थे और मजलूमों पर गोली चलाना पड़ी। इनका जवाब तो मैंने दे दिया। अब कांग्रेस भाई का जवाब दे दूं कि कांग्रेस शुरू से करती कुछ और है, कहती कुछ और है। आरोप इनके अभी देवेंद्र त्रिपाठी जी ने लगाया, और यहां हमारे मित्र बैठे अरुण प्रकाश जी ने लगाया। अमिताभ जी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे जाने का मतलब है लंबी बहस हो जाएगी। जब नरसिम्हा राव जी इनके प्रधानमंत्री थे, अब देखिए पीछे भी जा रहे हैं वासिम भाई, वो कह रहे हैं पीछे भी नहीं जा रहे हैं। सब्र खत्म हो गया। कोई निंदा भी नहीं कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री ने जो कहा उस बात को हम याद दिला रहे हैं। मैंने सब्र खत्म हो गया आपका। अब वासिम भाई कह रहे हैं, देखिए नहीं, मैंने कहा सब्र खत्म हो गया, इतना ही मैं बस। मैंने तो अभी छोटी चुटकी ली है। नहीं वकार साहब, चुटकी मत लीजिए, चुटकी मत लीजिए, जवाब दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी मिली हुई है इसलिए कार्रवाई नहीं करती? अरे एक मिनट सुन लीजिए भाई, आप आरोप खूब लगाइएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैंने तो सच्चाई की अभी एक शुरुआत की है कि वही नरसिम्हा राव सरकार है, टेलीविजन पर बैठकर बाबरी मस्जिद को गिरते हुए देख रहे थे और केंद्र की सिक्योरिटी फोर्सेस को यह आदेश नहीं दे रहे थे। अयोध्या पर जिस वक्त माननीय नेताजी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि चारों तरफ से हमला हो रहा है अयोध्या पर और मैं कानून का, संविधान का साथ दूंगा। उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अभी मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं?
बार बार जवाब और उसका भी दे आरोप रहा हूं। लगाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते, रोकते नहीं है। वो आरोप मुझे लगाते हैं, बुलाया है हालात बिगड़ आपने। जाते हैं, उसके बाद भी रोकते नहीं है। मुझे बुलाया है आपने तो उसका भी जवाब देने आऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी बात की तरफ इशारा किया है जिसकी तरफ इशारा हर सेकुलर आदमी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक टेक्निक है कि पहले ये माहौल खराब करते हैं और बाद में ये लोग, जब इनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जाती है तो इनके साक्षी महाराज कहते हैं कि मां का दूध पिया है तो लगा के दिखाओ। मतलब कुल मिला के अगर लगाओगे तो हम प्रदेश में आग लगा देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने खाली प्रदेश की बात नहीं की है। मुख्यमंत्री जी का इशारा है कि ये वो पार्टी है, ये वो दल है जिसने हिंदुस्तान की फौज में कर्नल पुरोहित जैसे पता नहीं कितने लोगों को पैदा करके हिंदुस्तान की फौज को हिंदू मुसलमान में बांट दिया। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान की फौज को बांट सकती है वो दल हिंदुस्तान को बांटने में कितनी देर लगाएगा? ठीक है वकार साहब, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है। गायत्री जी, मैं respond करना त्रिपाठी जी चाहूंगा आपके जिस पास प्रकार से- लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। अमिताभ जी, सवाल वहीं खड़ा हुआ है। ये आरोप आज का नहीं है, मुख्यमंत्री से पहले भी कहते रहे हैं कि बीजेपी दंगे कराती है, माहौल खराब करती है। लेकिन सवाल यही है कि जब पता है कि वो ऐसा करती है तो फिर कार्रवाई की जहमत क्यों नहीं उठाते? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने तीनों पार्टियों को सुना, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, जी। भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अधिकृत प्रवक्ता एकमात्र हैं राजेंद्र चौधरी, और वो कैबिनेट के मंत्री भी हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि वो मुख्यमंत्री के साथ पूरे दिन रहते हैं। अकेला शख्स है वो मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी के अलावा जो पूरे दिन उनके साथ रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। और ऑफिशियल प्रवक्ता भी है। नेशनल फोरम पर प्रवक्ता रामगोपाल यादव और प्रदेश में प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी। वो 3:30 बजे के आसपास रोज एक बयान जारी करते हैं, सब नेट पर है, उठा के देख लीजिएगा रोज। उसमें यही सब बातें कहते हैं जो अखिलेश जी ने कही। वो लंबा बयान होता है, इन्होंने तो कम बात की, वो लंबा बयान होता है, उसमें यही सब बातें होती हैं। जो सत्ता में नहीं हो उसको बयानबाजी करने का हक हासिल, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं, बयान ही तो दे सकता है, और क्या कर सकता है? कलम तो उसके हाथ में है नहीं। जो सत्ता में हो उसको बयान देने की अनुमति नहीं ज्यादा ना। लोहिया कहा करते थे कि सत्ता को चुप रहना चाहिए, उसको अपने कामों के जरिए बोलना चाहिए। मैं दो बात रखूंगा। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी माहौल खराब कर रही है या समाजवादी पार्टी खराब कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानती है कि कोई पार्टी, कोई वर्ग, कोई संगठन, कुछ लोग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, और ये मानते मानते 2.5 साल हो गए उसको, तो निर्णायक तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुकूमत उत्तर प्रदेश की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि अगर सरकार मुतमईन है इस बात पर कि हां यह वर्ग, ये संगठन, ये पार्टी, ये संस्था आवाम के लिए खतरा है, तो उस पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, नहीं, निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। उसका साहस जुटाइए, तथ्य जुटाइए, प्रामाणिकता जुटाइए और करिए कार्रवाई। ये बात कांग्रेस बोले तो समझ में आता है कि भाई ये भी चोर, वो भी चोर, सारे चोर, क्योंकि कांग्रेस के पास और क्या करेगी, सत्ता में तो है नहीं जो निर्णय ले ले। बसपा बोल सकती है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बोल सकती है, लेकिन केंद्र में अगर बीजेपी वही बात कहे जो समाजवादी पार्टी लखनऊ में कह रही है, तो मैं उसकी भी आलोचना करूंगा कि फला पार्टी देश तोड़ रही है, तो मैं तुरंत मोदी जी से कहूंगा कि उनको बंद क्यों नहीं किया उनके लोगों को भाई आपने अभी तक। ये तो कोई तरीका नहीं होगा। अगर देश टूट रहा है तो उनको जेल में होना चाहिए, सो सिंपल। उत्तर प्रदेश का आवाम समझ ही नहीं पा रहा कि कैसी मस्खरी है। एक बात लोकसभा चुनाव से पूर्व आई थी कि देश टूट जाएगा, खून में रंगे हाथ हैं, हाथों से खून टपक रहा है, देश टूट जाएगा। अगर ऐसा हो गया, जनता का निर्णय आया वैसा ही हो गया, जनता ने देखा अभी देश नहीं टूटा, देश टूटने की कोई स्थिति कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। एक तस्वीर यह भी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश ये मानती है तो निर्णायक कार्रवाई का साहस क्यों नहीं?
अगर उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री आजम खान साहब ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तो प्रतिबंध क्यों नहीं? जुटाइए साहस। ये दो बातें एक साथ मत करिए जी। कि हम सब जानते भी हैं लेकिन कर भी नहीं रहे हैं। दंगे अगर एक फेरिस्त है दंगों की पूरी, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आपने हर बार हर दंगे से पहले और हर दंगे के बाद एक ही वक्तव्य दिया कि हम जानते हैं किसने, आसिम बकर अभी रुक जाइए, कि किसने फैलाया दंगा। तो जब आप जानते हो भाई, तो फिर उस संगठन पर निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं? ये लाख टके का सवाल है। और अगर निर्णायक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो दो ही अर्थ निकलेंगे, या तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही वो आरोप लोग भरोसा उस पर करेंगे, या ये मानेंगे कि आप राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयान में तथ्य नहीं है। तीसरी कोई स्थिति फिर बनती नहीं। जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। साक्षी महाराज जी, आपकी पार्टी सूबे का माहौल खराब करती है, आपकी पार्टी की मंशा ठीक नहीं है, ये आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया है और मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि पहली बार नहीं है, लगातार बीजेपी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। मैडम, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जी, जब हम 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी को और बीजेपी को सारे देश में बदनाम करने का काम किया गया था जी। कि कदाचित नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में खून खराबा होगा और देश में पूरे के पूरे सब जगह सांप्रदायिक दंगे होंगे, देश डूब जाएगा। लेकिन देश की जनता ने समझा कि मोदी ही भारत के भाग्य विधाता हैं। देश की जनता ने हमारी मोदी और पार्टी की इच्छा से भी बढ़कर के समर्थन दिया और आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे विश्व में मोदी जी ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। और इसी स्थिति के आधार पर यहाँ की जनता और आकर्षित हो जा रही है। उनके कार्य पर मोहर लगाते हुए हिंदुस्तान की जनता ने हमें महाराष्ट्र में सरकार बना के दी है, हरियाणा में सरकार बना के दी है, अभी हम झारखंड और जम्मू कश्मीर लड़ रहे हैं, उसके परिणाम आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों के पास, चाहे वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, चाहे आजम खां हों, चाहे हैदराबाद के एमपी साहब ओवैसी साहब हों और चाहे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब हों, मेरी समझ में नहीं आता जब बुखारी साहब ये कहते हैं कि हम तो मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, मोदी को हम नहीं बुलाएंगे। साक्षी महाराज साहब, साक्षी महाराज जी, आखिर समाजवादी पार्टी और सरकार ये आरोप लगाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, सरकार ये आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। कभी तो अखिलेश कुछ आरोप लगाते हैं, उनका एक कबीना मंत्री कहता है कि संघ पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर ऐसा है कि संघ पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। मैंने चैलेंज किया है, ललकारा है मैंने आजम खां को, हमारी माँ ने दूध पिलाया हो तो उत्तर प्रदेश में संघ पर प्रतिबंध लगा के दिखाओ। इंदिरा गांधी तक कहती थी संघ की राष्ट्रीयता पर शंका नहीं की जा सकती, और आज जो संघ पर आरोप लगा रहे हैं, मोदी पर लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी केस चलना चाहिए। साक्षी जी, गलत बात मत कीजिए, इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा कि संघ राष्ट्रद्रोही नहीं है। स्थिति इनके पास सुनिए, वो हैदराबाद का ओबीसी कहता है कि हमें थोड़ी इजाजत मिल रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। अगर हिंदू पाकिस्तान का युद्ध होता है तो यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान का साथ देगा। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान पर हमें विश्वास है कि साक्षी महाराज, में नहीं आएगा। साक्षी महाराज जी, 2014 के लोकसभा चुनाव तो निकल गए, अब क्या हासिल करना चाह रही है समाजवादी पार्टी और सरकार? समाजवादी पार्टी, क्या डर तो नहीं है? मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व रह गया है उत्तर प्रदेश में वो भी समाप्त होने वाला है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए आजम खां पर्याप्त हैं। ठीक है। अरुण प्रकाश जी आपके पास भी आएंगे। वकार साहब, जो सवाल साक्षी महाराज जी उठा रहे हैं और जो बात अमिताभ जी ने भी कही, आप साहस जुटाइए क्योंकि आरोपों से, लगातार आरोपों से कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो दो ही बातें सामने आएगी अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, या तो ये कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी भी मिली हुई है सूबे का माहौल खराब करने में, या फिर ये महज एक सियासी बयानबाजी है। गायत्री जी, किसी ने एक शेर कहा 2 लाइनों में कि पेड़ नफरत के कम सही लेकिन, अमिताभ जी गौर से सुनिएगा, आपकी नजर कर रहा हूं कि पेड़ नफरत के कम सही लेकिन हवा तो पूरी बस्ती को जाती है। तो ये बहुत गहरा शेर है
और रही बात हम एक शाख को सुतली से बांधकर क्या करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का इरादा तो पूरे पेड़ की जड़ों में मट्ठा डालकर हिंदुस्तान से उखाड़कर फेंकने का है। पहले उत्तर प्रदेश से तो उखाड़ दीजिए बकार साहब। बहुत बेहतर करेगी। नहीं, आपकी राय पे गौर कर लिया हम लोगों ने गायत्री जी, या फिर आपकी राय पे गौर कर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदुस्तान बकार से साहब, कि हमारे नहीं, जैसी सोच के सेकुलर लोग बकार पूरे साहब, हिंदुस्तान में है। बकार साहब, जो सत्ता सारी में दुनिया हंसेगी बकार के इस बयान पर। जो सत्ता में होती है पार्टी, उसको पहले आपके बयान पे हंसा करती थी भैया असीम बकार जी, जो पार्टी सत्ता में हो उसको ये चीज ठीक नहीं कि हम एक राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश में ऐसा करेंगे, ये ठीक बात है। लेकिन हमारे अख्तियार में जहां की हुकूमत हो वहां की जिम्मेदारी संविधान के तहत हमारी होती है, वहां कार्रवाई करने का साहस हमको जुटाना ही पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं, अगर कोई थानेदार ये कहे कि फला जो दुकानदार सामने है ये लूट करता है रात में, और हर दिन ये बात कहे, तो मेरे जैसा आदमी तो थानेदार के बिल्ले उतार के हाथ में दे देगा। क्या आप किस लिए बैठे हो यहां? नहीं, आपकी बात मैं एक यहां पर आपकी तरफ एक इशारा कर दूं। आप जो फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल है उसमें जितने भी स्टेटस आप डेवलप लिखते हैं वो मैं जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि एक ईमानदाराना सोच से आप लिखते हैं। और मैंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक स्टेटस आपका पढ़ा, उसमें आपने एक सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी ने अगर 84 के सिख दंगों के सिखों को मुआवजा दे दिया तो गुजरात के दंगा पीड़ितों ने कौन सा गुनाह किया, इस पर शक होता है और सवाल के घेरे में प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो ये आपका डेवलप की जो स्टेटस था मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। देखिए मानसिक स्तर जो होता है वो बकार साहब फिर दूसरी बात करो, या सरकार के पास सैद्धांतिक बात कहने का अर्थ नहीं, सरकार कार्रवाई के लिए चुनी जाती है, सिद्धांतिक बात कहने के लिए विपक्ष बहुत होता है, या जो लोग सरकार में शामिल नहीं है उस पार्टी के वो भाषणबाजी करें। सरकार में जितने लोग संविधान की शपथ लेके बैठते हैं उनको कार्रवाई ही करनी चाहिए। केवल मैं बार बार उसी बिंदु पर फोकस कर रहा हूं। अगर हुकूमत उत्तर प्रदेश ये मानती है कि फला फला लोग, फला फला संगठन उत्तर प्रदेश के अवाम के लिए खतरा है, तो उन पर निर्णायक कार्रवाई कब, इसका उत्तर आना चाहिए। मैं जवाब दे दूं, त्रिपाठी जी मुझसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड का जवाब आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इशारा कर दिया है और बहुत साफ इशारा कर दिया है, बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए कि ये जारी कर दिया है कि हमारी नजर में सब है। और मैं फिर कह दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच एक पत्ती या एक डाल काटने की नहीं है, पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ने की है उत्तर प्रदेश। भैया आपको जिम्मेदारी, बकार साहब, जनता ने आपको वोट हिंदुस्तान के मुस्तकबिल लिखने के लिए नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने का काम करिए, पूरे देश में क्या होगा वो अलहदा सब्जेक्ट है। अभी जिम्मेदारी है नहीं कि हमारे क्या 15 आईपीएस जेल में नहीं है उत्तर प्रदेश। भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो एक ही बिंदु पर सीमित हूं, ना इधर भाग रहा हूं ना उधर भाग रहा हूं। मैंने क्या कहा, एक थानेदार मुझसे रोज कहता भैया थाने के सामने जो कल्लू समोसे वाला है ये रात में डकैती डालता है, तो मैं कुछ दिन तो सुनूंगा, एक दिन उससे कहूंगा आप इस्तीफा दो, घर जाओ, आप किसी लायक नहीं भाई। आप रोज एक ही बात कह रहे हो और कल्लू समोसे बेचे जा रहा है, कोई लिमिट नहीं ना। एक बात रोज नहीं कह रहे हैं, नहीं मैं बकार साहब नहीं, गलत बात 2.5 साल धूल चढ़ा दी। असीम बकार जी 2.5, सुनो भाई राकेश त्रिपाठी, 2.5 साल में मैं 4 दर्जन बयान दिखा दूंगा, 4 दर्जन बयान 2.5 साल में यही। और राजेंद्र चौधरी का उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी की वेबसाइट खोलकर प्रतिदिन यही बयान है, वो कैबिनेट के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के 4 दर्जन ऐसे बयान हैं। उसके बाद मैंने उदाहरण सोच समझ के दिया, ये पहली बार नहीं बोला गया ना। नहीं, मैं भी आपसे कह रहा हूं कि देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर काम करती है। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि 2012 के परिणाम के बाद मुलायम सिंह यादव जी ने जो निर्णय लिया था, मुझे लगता है कि बहुत साहस के साथ ये निर्णय लिया कि अपने पुत्र को उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए दिया। लेकिन आज जब अकेले में बैठते होंगे तो उनको आकलन होता होगा, मुझे ऐसा पूरा अंदाजा है कि उन्हें एहसास होता होगा कि अभी और इन्हें राजनीतिक अनुभव की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पर, जिस प्रकार से नौकरशाही पर
अखिलेश यादव की पकड़ बिल्कुल ढीली है। अरे उस पर बोलिए, मैंने कानून व्यवस्था बताया था। मैं बिल्कुल बता रहा हूं। 15 आईपीएस आपके जेल में थे जी, यही आपके जो आप बात कह रहे हैं, वास्तविकता में आपके प्रश्नों का शायद यही जवाब है कि गुजरात ही ऐसा प्रदेश है जहां पर कार्रवाई हुई है और 15 आईपीएस जेल में है। उत्तर प्रदेश की प्रशासन में, उत्तर प्रदेश की शासन में यह साहस नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश की नौकरशाही पर पुलिस प्रशासन में जो लोग लिप्त हैं उन पर कार्रवाई करने का साहस जुटाए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद कार्रवाई करने का प्रयास किया था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों पर रासुका तामील करने का काम किया था और परिणाम देख लीजिए अमिताभ जी क्या हुआ। दोनों विधायकों पर से रासुका माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ से हटाया गया, निरस्त किया गया। ये कार्रवाई इनकी पक्षपातपूर्ण होती है। वास्तविकता में वस्तुतः कार्रवाई करेंगे तो समाजवादी पार्टी के आधे से अधिक नेता जेलों के अंदर होंगे, इनके अधिकारी इसके लिए जेलों के अंदर होंगे। इसलिए कार्रवाई करने का नैतिक साहस इनके अंदर नहीं है। अरुण जी, इन्हीं भी एक बात कही, असीम बकार अभी नहीं, अरुण जी मुझे ये बताइए, समाज में धर्म का राज कायम हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व की जय हो, मानवता की जय हो, ये प्रवचन का अधिकार साधु संतों को, मौलवियों को, पादरियों को, ग्रंथियों को, ठीक ना? दरोगा और थानेदार को तो इसका अधिकार नहीं होता। वो किस लिए बैठाए जाते हैं कुर्सी पर? कार्रवाई के लिए, कार्रवाई के लिए। हाँ ना बोलो भाई, अरुण जी सुन रहे कि नहीं? जी। इसी के लिए बैठाए जाते हैं ना। बाकी काम तो मुरारी बापू कर ही रहे हैं। हाँ जी। हर जगह, हर मंदिर में बाबा बैठे। तब सवाल यह है, हुकूमत किस लिए होती है? अगर हुकूमत ने कोसी कला के दंगे के बाद माना, बरेली के दंगे के बाद माना, फैजाबाद के दंगे के बाद यही बात रिपीट की, प्रतापगढ़ के दंगे के बाद यही बात रिपीट की, ऐसी पूरी फहरिस्त है। मैं पूरी में जाना नहीं चाहता, सैकड़ों की फहरिस्त, कौन उसमें जाए। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई निर्णायक ढंग से? अरुण जी, कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि विगत 10 और 20 वर्षों के अंदर जो उत्तर प्रदेश के जनमानस ने अपने निर्णय लिए हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो बदहवासी का जो आलम रहा, जिस सेकुलरिज्म को लेकर के, जिस सांप्रदायिकता को समाप्त करने को लेकर के 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक जनादेश दिया था। आपने स्वयं अग्निहोत्री जी उस तरफ इंगित किया है। 2012 में सैकड़ों दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। 2013 में सैकड़ों दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे अवध हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पूरा प्रदेश दंगे से अछूता नहीं रहा है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। 2.5 वर्षों के बाद अगर उत्तर प्रदेश के वजीर आला को ये इल्हाम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसमें शामिल है, तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जो साक्षी महाराज जी कह रहे थे, आरएसएस को निश्चित बैन लगाना चाहिए। अगर इनके एक मंत्री ने कहा है, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के महिमा मंडित हमारे नेता थे, वो सदैव सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का काम किया उन्होंने, अग्निहोत्री जी। और आपको याद होगा कि 48 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया था। 20,000 कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जेल गए थे और गुरु गोलवरकर तक जेल गए थे। 2 साल स्वतंत्रता दिवस की परेड में भी कांग्रेस ने ही आमंत्रित किया था। 2 साल बाद जब माफी मांगा, 2 साल का मैं तथ्यों को आप तोड़ते मरोड़ते हैं। संघ की राकेश जी पहले बात सुनिए, बात सुनने की ताकत पालिए। देखिए एक चैनल पर सुनने का ताकत पालिए। गलत तथ्यों को परोसने के लिए बिल्कुल मैं अगर गलत तथ्य नहीं है, गलत तथ्य आप तोड़ते हैं। ये स्वयंसेवक का काम है। अरे आप सरकार में थे, क्यों नहीं प्रतिबंध लगा दिया? राकेश जी, राकेश सरकार में थे, प्रतिबंध लगा लिए थे। जी, बात सुनने का ताकत पालिए। जी। स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब माफी मांगा है, गुरु गोलवरकर ने लिखित रूप से दिया है, तब वो बैन हटा है। आप जिस कहता है तो निश्चित रूप से अगर कोई मंत्री उत्तर प्रदेश का ये बात कह रहा है, राकेश त्रिपाठी एक मिनट, राकेश त्रिपाठी एक मिनट, बकार साहब एक मिनट भैया, भड़बड़ नहीं कर यार। आपकी बात आ गई मित्र, आ गई आपकी बात को मैं रिपीट कर दूं, आपने क्या बोला है एग्जिट आ गई आपकी बात, जनता ने भी सुन ली, जब मैंने सुन ली तो यानी दर्शक भी सुन लिए। आपने
मैं पटेल को बीच में लाना नहीं चाहता था। आज की बहस पटेल के कृतित्व पर नहीं है, आज बहस बहुत कन्फाइंड बहस है। फिर मैं रिपीट कर दूं, सब लोग वहीं तक रहिए। क्या उत्तर प्रदेश में कोई संगठन आवाम के लिए खतरा है जैसा कि हुकूमत कह रही है? अगर हां, तो उस पर 2.5 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बस इतनी बहस है। न जवाहरलाल, न जयप्रकाश, न लोहिया, न पटेल, न मौलाना आजाद, किसी की बहस में नहीं लाना। माउंटबेटन ने क्या लिखा छोड़ दीजिए। एक बात तथ्य के लिए जरूर कह दूं, हां, गृह मंत्री के नाते सरदार साहब के दस्तखत से प्रतिबंध लगा था। अरुण भाई धैर्य से सुन लीजिएगा, कहिएगा तो प्रमाण भिजवा दूंगा। उन्होंने प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध ट्रिब्यूनल के पास गया। हुकूमत हिंदुस्तान अपना जो उसने आरोप लगाए थे उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई ट्रिब्यूनल के सामने, प्रतिबंध हटा। एक लोकसभा में एक प्रश्न आया था, इसकी जानकारी कर लीजिएगा, नेट पर भी है और नहीं तो मैं भिजवा दूंगा। लोकसभा में एक प्रश्न आया, एक सदस्य ने पूछा भारत सरकार से कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कोई भारत सरकार को कोई करारनामा, कोई माफीनामा, कोई स्वीकारनामा, कोई इस टाइप की चीज दी है? भारत सरकार ने उत्तर दिया लोकसभा में, नहीं। इसलिए तथ्य बड़े विचित्र हैं, इतिहास बड़ा निष्ठुर है। उस प्रसंग में आज नहीं जाइए। आज अपन यहां तक सीमित रहे कि कोसी कला से शुरू हुआ और सहारनपुर तक का जो चित्र है दंगे का, उसमें हर बार में एक ही बयान आया, एक ही वक्तव्य आया हर स्तर पर। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ इतना ही बहस है, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा बीजेपी पाक साफ है, मैं ये भी नहीं कह रहा बीजेपी दोषी है, लेकिन जिसको हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय करने के लिए चुना है, कार्रवाई के लिए चुना है, अगर उसको लगता है कि यही संगठन आवाम को मुश्किलात में डाल रहा है, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा फिर बयानों का कोई अर्थ नहीं, उनमें कोई गंभीरता नहीं। वकार साहब आप आपके पास लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। बीजेपी की मंशा पर सीएम के बोल, भाजपा बिगाड़ रही प्रदेश का माहौल। क्या बीजेपी पहुंचा रही सूबे की फिजा को नुकसान, या बयान है सियासत का सामान? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वकार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया कि जो आरोप आपने लगाया है आप उसे सिद्ध कीजिए, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आपके आरोप की गंभीरता और आप पर दोनों पर सवाल उठेंगे। देखिए अमिताभ जी, अभी अरुण प्रकाश जी ने जिस तरह से एक बात रखी कि पटेल जी ने कैसे आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया और कैसे क्या हुआ और फिर माफी मांगी। आज का इंटरनेट का जमाना, इतनी तेज दुनिया में अगर ये छोटी या कम या आधी जानकारियां देंगे तो जनता गिरेबान पकड़ लेगी। इन्हीं ने ये बात बताना भूल गए कि 1951 में वकार साहब, यही तो हम कांग्रेस की हुकूमत में, आप जो सुनिए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो गाइडलाइन तय किया था, सुन लीजिए पहले मैं कहने क्या जा रहा हूं। वकार साहब भटक रहे हैं फिर अरुण प्रकाश जी, अपने सरकार की बात को जो यहाँ इनको करना चाहिए, कहना चाहिए, उसको नहीं बता रहे हैं। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूं, थोड़ा कुछ और बोल लीजिए। नहीं बोलिए भैया, वकार साहब बोलिए। हाँ। इन्हीं ने ये बात नहीं बताई कि 1951 में नेहरू जी ने कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद अपोजिशन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लाकर मंत्री बनाया। अपोजिशन से नहीं, वो कांग्रेस में ही थे। ये थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, हम सब दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की मैं आपको एक चेहरा बता दूं, कांग्रेस ने हमेशा से इस तरह से काम किया कि मुसलमानों को डराती रहे, धमकाती रहे और दहशत दिला के वोट लेती रहे। बकार साहब, इनको तकलीफ इस बात पर है कि आज समाज अगर हम चेहरे बनाने लगे तो बहुत सवाल है जो मुसलमानों के लिए, अगर हम चेहरे बनाएंगे तो आप बहुत बेनकाब हो जाएंगे। बकार साहब, सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था, हम जुर्म को जानते हैं। एक सेकंड मित्र, एक मिनट, नहीं बहस भटक रही है, बहस भटक रही है मालिक, बहस भटक रही है, भूल जाऊंगा, बहस भटक रही है। छेड़ी है, इन्हीं ने आरएसएस से बात छेड़ी है। नहीं, मैंने खंडित कर दी बात आरएसएस की, मैंने कहा हटाइए उसको। 92 के बाद एक बार और प्रतिबंध लगाया गया, वो भी सिद्ध नहीं हुआ, वो भी सिद्ध नहीं हुआ।
अरे साहब सुन तो लीजिए, इन्हीं ने प्रतिबंध लगाया आरएसएस पर और इस्लामिक सेवक संघ साउथ की एक तंजीम थी उस पर लगाया। इन्हीं ने आरएसएस का जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया और इस्लामिक सेवक हमने संघ नहीं का हटाया, प्रतिबंध भाई सर्वोच्च फिर न्यायालय ने जानकारी हटा कम है। एक सेकंड अरुण जी, सर्वोच्च फिर न्यायालय ने जानकारी वापस आया। अरुण जी एक मिनट फिर जानकारी आप सब लोगों की कम है। सरकारें सिर्फ प्रतिबंध लगा सकती हैं, हटाने की ताकत राष्ट्रपति के पास भी नहीं। ट्रिब्यूनल में मामला जाता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोटी चीज है, कोई नहीं हटा। ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को सुनता है, सबूत देखता है, सबूत दे देते हैं तो मान लेता है, अप्रूवल दे देता है, नहीं तो विड्रॉ कर देता है। एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, अभी मत बोलो। ये वैसी ही बात है जैसा आप पहले पोटा लगाते थे, ट्रिब्यूनल में जाता था, आप आज भी एनएसए लगाते हो, जाता है मसला अदालत में, आप सिद्ध कर देते हो, अप्रूवल हो जाता है, नहीं सिद्ध करते हो रिवोक हो जाता है, उतनी सी बात है। लेकिन उस बहस में मत जाइए, आज उस बहस को नहीं करना चाहता मैं। फिर अपनी बात रख दो, बहस कहां रहनी है। बकार साहब आपका टर्न है, आप बोलिएगा, लेकिन इसी विषय पर आप गुनहगार को जानते हैं, आप गुनाह को जानते हैं, तो सजा क्या पड़ोसी देंगे आके? फिर किस लिए बैठाया सरकार में? नहीं अमिताभ जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इन्हीं ने कांठ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर दंगा भड़काने के लिए और माहौल खराब करने के लिए एक फिर से रणनीति तैयार की थी, अपनी गंदी रणनीति, उसको किस तरह से कुचला ये आपको पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी चाल चरित्र चेहरे को पहचान लिया है पूरी तरह से, और वो इनके अंदर जो इनकी साजिशकर्ता हैं उन तक पहुंच गए हैं। हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उसके जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी और इनके वो सहयोगी जो पीठ पीछे से काम करते हैं और उत्तर प्रदेश को आग में ले जाने का काम कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन नहीं भैया, अगर 2.5 साल कमर कसने में लग जाए, बकार साहब, अगर 2.5 साल कमर कसने में लग जाए तो बड़ा महंगा सौदा है लोगों के लिए, 22 करोड़ लोगों के लिए। माफ करिए, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं आपको। कमर तो 2 दिन में कस लेनी चाहिए थी, 2.5 साल क्यों लगे फिर कमर कसने में? सुन तो लीजिए, कमर तो 48 घंटे में कस जानी चाहिए। 2.5 साल नहीं, बहुत पहले से कस ली है। देखिए जिस तरह से इन्होंने सहारनपुर में भगाने की कोशिश की, जिस तरह खरकौदा वाला मामला लेके आए, जिस तरह बदायूं वाला मामला लेके आए, मैं बताऊं कोसी कला से शुरू कर नहीं रहा है हूं, नहीं, मैं कोसी कला से शुरू कर रहा हूं। सुन लीजिए पहले आप सर, बहुत रिक्वेस्टली कह रहा हूं आपसे। देखिए इनकी मंशा क्या है, इनकी मंशा ये है कि ये चिल्ला चिल्ला के ये चाहते हैं कि इन पर कोई प्रतिबंध लगा दे, कोई इनको इनके नेता को पकड़कर कुछ और कर दे तो ये फौरन उग्र हो जाएं और सड़कों पर प्रदर्शन कर लें। हमारा समाजवादी पार्टी का मकसद क्या है? समाजवादी पार्टी का मकसद, समाजवादी पार्टी का मकसद ये है कि इनके मंसूबों को नाकामयाब किया जाए। मैं एक बार मंसूबा सबका बता दूं जनता के सामने, फिर राकेश त्रिपाठी को जो माइक टाइम दूंगा। एक बार मंसूबा सबका आ जाए भाई, जनता के सामने शीशा साफ रहे, उस पर धूल नहीं रहे। मैं लगातार, जैसे गाड़ी में बरसात में एक आदमी शीशा पोंछता रहता है ना कि भाई पानी नहीं जमे, तो मेरा काम शीशा पोंछना है सिर्फ बहस में। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश के प्रभारी और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के विरुद्ध एक चार्जशीट दायर हुई। एक सीओ ने चार्जशीट दायर की जाकर अदालत में। अव्वल तो 5 महीना लग गए चार्जशीट दायर करने में, इतना समय लग गया। चुनाव किस समय का मसला और इतने समय बाद, खैर चलो ठीक, दायर की। दायर करने के बाद वो खबर फ्लैश हुई सब जगह। उसके 1.5 घंटे बाद वो सीओ फिर भागा अदालत में, बोलो सर गलती हो गई, विड्रॉ करना चाहते हैं चार्जशीट। अदालत ने कहा आप बेवकूफ हैं क्या, चलिए बाहर, बच्चों का खेल है क्या? अब यह अदालत की प्रॉपर्टी हो गई, अब अदालत ही निर्णय करेगा इस पर। ऐसा नादानी भरा काम क्यों किया गया और क्यों हुआ? और उसके बाद भी उस चार्जशीट में इतनी कमियां थी अरुण जी कि मुंसिफ ने कहा कि ये किस नादान ने चार्जशीट बनाई है, अनपढ़ आदमी ने बनाई है क्या? ऐसा घोर माठा कर दिया, ऐसा उसमें जलेबी बना दी कि अगली सुबह 5 मिनट में चार्जशीट क्वैश हो गई। क्यों भाई? अगर निर्णायक फैसला ही करना था तो वही मौका बहुत था, अवसर था, मौका भी था, दस्तूर भी था,
और सरकार के पास इकबाल भी था, मैंडेट भी था, चुनी हुई सरकार है, उसको अधिकार हासिल है। क्या हुआ? अदालत ने क्या कहा और क्यों कहा? मैं कैसे मान लूं कि सीओ को चार्जशीट बनाना नहीं आता? क्या दायर की, फिर वापस भागा लेने के लिए? किसका दबाव था कि वापस लाओ? ये सब सवाल है जो उत्तर प्रदेश की जनता देखती है। राकेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, सच्चाई तो यह है कि तथ्य भी थे इनके, सब कुछ तो था, लेकिन इनके पास तथ्य नहीं थे, सच नहीं था, ईमानदारी नहीं थी, नैतिकता नहीं थी। इस नाते वो चार्जशीट जल्दबाजी में बना करके पेश की गई, जिस तरह से पेश की गई, और फिर वापस लेनी पड़ी। मैं अमिताभ जी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समय आज भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो आज नहीं मिल पाया इस बहस में। लेकिन आपके इस डिबेट शो की मैं आज तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहां रखने का कोई प्रयास यदि करे, तो निश्चित तौर पर अमिताभ जी की निगाहों से वो बच नहीं सकता, और उसका क्लैरिफिकेशन आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, अगर हालिया बयान अगर मुख्यमंत्री जी का देखा जाए, तो वो शायद गोकुल बैराज पर जो मथुरा में हिंसा हुई है, शायद उसके संदर्भ में राजेंद्र चौधरी जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। मुझे लगता है कि आसिम वकार जी अगर किसी भी जो भी दंगे की घटनाएं हुई हैं, जो भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, तनाव की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कांट की हो, चाहे मुजफ्फरनगर की हो, चाहे वो आज गोकुल बैराज की हो, अगर उन घटनाओं की निष्पक्षता से जांच हो जाए, तो वास्तविकता में प्रशासनिक अमले की अदूरदर्शिता साफ साफ दिखाई पड़ेगी। प्रशासनिक नौसिखियापन, शासन का नौसिखियापन इतना साफ दिखाई पड़ रहा है। 16 सालों से गोकुल बैराज के किसान अपने मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस आंदोलन में साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके नाते यह हिंसा हुई है। ऐसा ही कांठ में हुआ, ऐसा ही मुजफ्फरनगर में हुआ। अगर वास्तविकता में पुलिस ने अपनी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं, राजनीतिक चश्मे से हट करके की होती, अगर घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से न देखा गया होता, तो आज उत्तर प्रदेश की यह दशा न होती। उत्तर प्रदेश की हर जो घटना के लिए जो भी दुर्दशा हो रही है, केवल और केवल उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव, वास्तविकता में उनका नौसिखियापन, मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे मन में पूरा सम्मान उनके प्रति है, लेकिन आज जिस प्रकार के उससे उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हो रही है, यह वास्तविकता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का केवल नौसिखियापन है। मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रशिक्षण की जरूरत है उन्हें, और वो जाकर के इस बात का प्रशिक्षण ले कि सरकार किस प्रकार से चलाई जाती है, किस प्रकार से नौकरशाही के लोगों को डील किया जाता है। मुझे लगता है कि हर बात में केवल राजनीति देखना, उत्तर प्रदेश की हालत नहीं संभल रही है, और आप दोष दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इन्होंने लागू तो किया था, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। किसी भी मसले में ये पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल करके कभी भी उसको कोर्ट में अप्रूवल नहीं करा पाएंगे। ठीक है अरुण जी, आप चूंकि आप पर आरोप भी नहीं, आप सरकार में भी नहीं, इसलिए आपके पास ये सवाल लेके आया। मैं गांव का आदमी हूं, कम पढ़ा लिखा, वैसे ही जवाब दीजिएगा जो उत्तर प्रदेश का ठेठ आदमी समझ ले। लंबी चौड़ी लंबे बहस, मतलब भारी भरकम शब्द नहीं, मुझे हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में ये बताओ। आप एक थानेदार रोज ये कहे कि भैया ये जो 4 घर है ना, ये रोज बवाल कर रहे हैं मेरे इलाके में, और ये बात लगातार कहता रहे, और वो 4 घर जैसे वैसे रहे, तो जो जनता है वो दोष किसका मानेगी? अरुण प्रकाश जी। अरुण जी, देखिए अमिताभ भाई जी, कांठ से माठ तक और सहारनपुर से गाजीपुर तक विगत 2.5 वर्षों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल को दूषित मेरा सवाल दूसरा है ना, ये तो उसी सवाल पे मेरा सवाल जहां है वही पहले उत्तर दीजिए। अरुण जी एक सेकंड, बकार एक मिनट, अरुण जी पहले मेरा उत्तर दिया करिए, तकरीर उसके बाद जोड़ा करिए। आप लोग पहले तकरीर पहले देते हो, मेरे सवाल का उत्तर नहीं, ये भाई नहीं, नहीं, मेरा सीधा सवाल था, जिम्मेदार जनता थानेदार को मानेगी कि ननकू हलवाई को मानेगी, ये चुन्नू समोसे वाले को? जिम्मेदारी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की है, उत्तर प्रदेश के वजीर आला की है, और दिल्ली में बैठे हुए उन नेताओं की है जो उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं।
और निश्चित नहीं, रूप नहीं, से नहीं, जैसा आप अभी फिर आपने मैं कहा जो 4 सीट राजनीतिक दबाव से बनाई जा अजब रही हाल है भाई। 4 सीट में आपने कहा जलेबी बनाई जा रही है, इमरती बनाई जा रही अरुण है। जी, एक मिनट, मैं अपनी बात फिर स्पष्ट कर दूं, जितना भी टाइम बचा है 5-7-10 मिनट का, ये बहस किस लिए है फिर स्पष्ट कर दूं। आप सब लोग अपनी अपनी सुविधा से बड़ी चतुराई से बहस को हाँकने की कोशिश करते हैं कि अपने मोहल्ले में भैंस हाँक ले जाओ, लेकिन मैं अपनी भैंस पकड़ के रखूंगा भाई, आप लोग अपने मोहल्ले में नहीं ले जा पाएंगे। मेरा सवाल उतना ही है सीमित। मैं इस तर्क को उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाते क्यों मानूं कि ननकू माहौल खराब कर रहा है? मैंने जिसको जिम्मेदारी दी कि ननकू से लेकर चुनकू तक कोई माहौल खराब ना कर पाए, इसके लिए तुम जिम्मेदार, तुम्हारे पास ताकत दे रहा हूं। मेरी नजर में वो आदमी कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये कौन सा तर्क हो गया कि जिम्मेदार वो अपराधी है जो जेब काट रहे हैं? अरे जिम्मेदार दरोगा जी है भैया, इलाके में जेब कट कैसे रही है? अभी उत्तर प्रदेश अजीब बात है। जिम्मेदारी तो शासन की ही होगी, ये आज का नियम नहीं, ये तो 5000 साल की प्रक्रिया है। चाणक्य ने भी इसी नियम को उद्धृत किया है और दुनिया भर में यही नियम लागू है। जी, मैं पूर्णतः 1 मिनट का जवाब जी, पूर्णतः 1 मिनट का जवाब जी, मैं ये कह रहा हूं, उस पार्टी का यहां कोई प्रतिनिधि नहीं मौजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार थी और बाबरी मस्जिद के बारे में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। लग रहा था कि पूरा प्रदेश जल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन रहा और कहता बसपा की सरकार ने, मायावती के इकबाल ने उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के उस साजिश से बचाने का प्रयास किया और बचाया। आपको याद होगा किस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी फैसला आने के बाद तुरंत बाहर दौड़ के आए थे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय लखनऊ में और उस फैसले को बताने। लेकिन जिस तरीके से, तो अगर कहता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, उसका इकबाल कायम रहे और पुलिस प्रशासन दुरुस्त रहे, तो कोई भी पार्टी वो कहते दंगे से रंग नहीं सकती, सांप्रदायिकता से नहीं रंग सकती। निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेदार है समाजवादी पार्टी। वकार साहब, आपके अंदर एक खासियत है, यानी आपकी पार्टी और सरकार के अंदर, कि आपको पूर्व ज्ञान हो जाता है। उसके बावजूद भी आज तक क्यों सूबे को जलने दिया? अगर आपके तथ्यों में कोई तर्क है तो। देखिए, जलने कहीं नहीं दिया गया, जलने से बचाया गया। जिस तरह से आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर में जितनी तेजी से आर्मी कॉल करी गई थी और जितनी तेजी से मिलिट्री लगाकर कंट्रोल किया गया था, अगर आपको तो पहले से ही पता था ना कि कौन ये दंगा करवाने जा रहा है, फिर रोका क्यों नहीं आपने? बड़ी तकलीफ की बात मुझे लगती है कि आप मुझे बोलने के पहले टोक देती हैं। नहीं, ये इनके सवाल बीच में सबसे पूछते हैं। बाकी आसिम वकार जी इसमें टची मत होइए, हर वक्ता से पूछा जाता है सवाल। समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं, समाजवादी हो चाहे बहुजन समाजवादी हो चाहे कांग्रेसवादी हो चाहे भाजपावादी हो, ये सबके साथ यही नियम लागू भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बात कह दूं जी, उन लोगों के लिए अपने कान खोलकर सुन लें जो आज तक दंगे की प्लानिंग करते आए और वो ये सोचते रहे कि उत्तर प्रदेश को आग में झोंक कर अपना काम कर लेंगे। उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर मां का दूध पिया है तो अब उत्तर प्रदेश में किसी तरह की साजिश करके दिखाओ, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि 7 पुश्ते तक कांप जाएंगी। ठीक, अच्छी बात है। शासन का इकबाल ऐसा ही बख्शा जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। राकेश त्रिपाठी, लास्ट कमेंट। देखिए, ये तो बिल्कुल रिकॉर्डेड बयान है। मुझे लगता है कि अगली घटना के बाद फिर आप इस चैनल पर चर्चा लेकर आएंगे और इसका जवाब फिर आसिम वकार ही देंगे कि अब तक की हुई घटनाओं में वास्तविकता में ये तय हो गया है कि त्रिपाठी जी ने कह दिया है कि अगली घटना के बाद प्लानिंग समझिए कितनी बड़ी है। आपके टेलीविजन पे बैठ के कहा जा रहा है कि अगली घटना के बाद। आसिम जी, अमिताभ जी, इस बात को आप नोट कीजिए, आपके टीवी पे चैनल पर बैठ के चैलेंज किया गया है कि अगली घटना के बाद, यानी पहले से तय है। आपके मुख्यमंत्री जी जैसे पूछा जाए, निश्चित पूछा जाए कि कब करा रहे तौर पर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने चैलेंज किया कि अगली घटना के बाद। बिल्कुल आसिम जी, आप इनकी तैयारी देखिए, इनसे पूछे कि कब करा रहे तैयारी देखिए, बिल्कुल तैयारी देखिए। जब जब मजलूमों पर, जब जब गरीबों पर, जब जब वंचितों पर, जब जब पीड़ितों पर जुल्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगी। ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। अरुण भाई फिर कभी देखिए, इस बात में कौन है? अरुण भाई आप फिर पार्टी बंदी से कभी ऊपर उठना चाहिए।
कुछ तथ्यों को मान लीजिए, वो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के कहने न कहने से धूमिल नहीं होंगे। पहला तथ्य, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक झड़प और दंगे और संघर्ष की जितनी घटनाएं इस कालखंड में हुई हैं, उतनी घटनाएं कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतिहास उठाकर देखिएगा, ये तथ्य है, इसको ना मैं बदल सकता हूं, ना नरेंद्र मोदी, ना मुलायम सिंह जी, ना मायावती जी, ना सोनिया गांधी। इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि घटनाएं घट चुकी, इतिहास में दर्ज हो गई तारीख के साथ, कोई बदल नहीं सकता। ये क्यों हुआ? अगर किसी की साजिश है तो सत्ता तो होती ही इसलिए है कि साजिशों को पहले से उनकी आहट देखिए और वो एग्जीक्यूट हो, साजिशें कामयाब हो, जमीन पर बीज पड़े और अंकुर फूटे, उससे पहले बीज को कुचल दिया जाए। इसी के लिए शासन होता है। इसी के लिए चाणक्य ने कहा कि राजा के पास गुप्तचर व्यवस्था होती है। उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? अरुण भाई ने एक बात अच्छी कही, जिस बात को मैंने कई बार दोहराया भी। मायावती की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी, और समर्थन भी कैसा, आप सबको याद होगा। राकेश को हो सकता है थोड़ा कम याद हो, आप लोगों की तो उम्र ठीक उतनी है कि जितने में याद होना चाहिए। मायावती जी के पास बहुत कम विधायक थे, मेजॉरिटी विधायकों का समर्थन भाजपा ने किया था, 176 का चिट्ठी दी थी तो सरकार बनी थी। यानी पूरी तरह भाजपा पर डिपेंडेंट गवर्नमेंट थी। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने कोई आरती, कोई महाआरती, कुछ प्रदर्शन करने की कोशिश की। मायावती की सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। वो संगठन इस भ्रम में थे कि ये तो मिलीजुली सरकार है भाई, मेरे भरोसे चल रही है। तो वहां के लोग बताते थे कि भैया इतनी मार कभी नहीं पड़ी किसी शासन में जितना पुलिस ने मारा। और कब मारा? जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी लखनऊ की। बड़ा बायबेला मचा, दिल्ली तक पंचायत हुई कि भाई ये नहीं सहेंगे, आप सही हो, हमारे भरोसे सरकार चला रहे और आपने हम ही आ रहे लोगों को पिटवाया। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, कानून का शासन कायम रहेगा। राजनीतिक गठबंधन अपनी जगह, कानून का शासन अपनी जगह। आपके ऊपर तो इनका कोई एहसान भी नहीं, कोई समर्थन भी नहीं, ना इन पे आपका, ना आप पर इनका। आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और दूसरी बात जिसकी ओर अरुण जी ने इशारा किया, मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 के बाद अगर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सहमा हुआ था तो उस रात था और उस दोपहर तक, 2:45 बजे तक था, जब तक निर्णय नहीं आया था कि अयोध्या पर फैसला आ रहा है। पता नहीं खुदा क्या दिन दिखाए, क्या हो जाए उत्तर प्रदेश में। सच पूछिएगा, बड़े बड़े बहादुरों के दिल धड़क रहे थे। हर आदमी की एक दूसरे को देख रहा था, कह रहा था कि बस फिंगर क्रॉस करके बैठा था कि खुदा बचाए। और सच पूछिए, हमारे जैसे पत्रकारों को भी पूरा यकीन नहीं था कि कुछ भी नहीं होगा। हमको था कहीं तो लाठी डंडा गोली बम पटाखा चलेगा, 10-20-50 लोग तो मारे ही जाएंगे, 1500 घायल होंगे ही होंगे। वो बरेली में हो, वो अलीगढ़ में हो दंगा, मुरादाबाद में हो, बिजनौर में हो, संभल में हो, लेकिन होगा कहीं ना कहीं बवाल। बकार साहब, ये उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात थी। इतना बड़ा फैसला कभी आया नहीं, इतना संवेदनशील विषय पर फैसला, जितना बड़ा फैसला वो था। चिड़िया नहीं रहेगी, कोई घर से ही नहीं निकला, ना अल्लाह अकबर न जय श्री राम, कुछ नहीं। अपने अपने घरों में करो, चाहे अजान पढ़ो और चाहे आरती करो, घर में करो, बंद करके दरवाजा। शासन का इकबाल नहीं होना चाहिए क्या ऐसा? एक दंगा हो जाए, 2 दंगा हो जाए, 4 दंगा हो जाए, समझ आती है बात। वो प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए, चेन नहीं चलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे, अरुण जी को भी याद होगा, मुझे तो याद है क्योंकि मेरी तो नौकरी ये सब याद रखने की है। उस फैसले से पहले उस समय के चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान नहीं दिया। फैसले के बाद शांति रही, उस पर भी कोई बयान नहीं दिया।
मौन रह के ही काम हो गया, कोई ताल नहीं ठोकी ना। ये कहा कि मैं परिंदा को पर नहीं मारने दूंगी, ना बाद में कुछ कहा कि देखा मुझे कुछ नहीं। शासन का दायित्व है, होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लोग क्यों याद करते हैं? इसीलिए याद करते हैं, शासन का इकबाल रहना चाहिए, सत्ता का इकबाल रहना चाहिए। इसीलिए पुरानी घटनाएं, नजीरें याद आती हैं बार बार, क्योंकि जब हम देखते हैं कि वर्तमान वैसा नहीं है तो हमारा मोह पुराने की ओर जाता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी भी होती है, उनको समझना चाहिए। कहने से काम नहीं चलेगा, कहने का काम मेरा, अरुण प्रकाश का। आपका काम कहने का नहीं है बकार साहब, फाइल पर दस्तखत का है, निर्णय का है, फैसले का है। कहने के लिए तो तमाम लोग हैं, जन जागरण के लिए, लेकिन जो सत्ता है, जो हुकूमत है, उसका इकबाल तो निर्णयों से ही, कार्रवाई से ही पुष्ट होगा। और यह भ्रम की स्थिति साफ होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है तो निर्णायक कार्रवाई कीजिए, इतिहास में नाम दर्ज होगा। और अगर नहीं है तो फिर इस राजनीतिक बयानबाजी से माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर सबूत हैं, उनका प्रयोग कीजिए प्रदेश के हित में, जनता आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन फिर आपके निर्णय अदालत की देहरी पर टिकने चाहिए, यह शर्त जरूर लागू रहती है। नरसिंह राव जी ने प्रतिबंध लगाया था संघ पर, ट्रिब्यूनल में नहीं टिका, तो फिर जिस दिन प्रतिबंध हटा उस दिन फिर इन लोगों ने मिठाई बांट दी पूरे देश भर में। नहीं, प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ फैसले कीजिए, प्रदेश को भयमुक्त वातावरण दीजिए, प्रदेश की जनता आपके प्रति साधुभाव रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वकार साहब आपका, त्रिपाठी जी आपका, अरुण प्रकाश जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।